मुझे स्पष्ट रूप से स्वीकार करना चाहिए कि मैं एक सोशलिस्ट और एक रिपब्लिकन हूं। हमें यह महसूस करना चाहिए कि सोशलिस्ट दर्शन ने दुनिया भर में समाज के पूरे ढांचे में प्रवेश किया है। यदि भारत अपनी गरीबी और असमानता को समाप्त करना चाहता है तो भारत को भी उसी रास्ते पर जाना होगा। हालांकि वो इसके लिए अपने तरीके विकसित कर सकता है। दिसंबर 1929 में लाहौर बैठक में ये बात जवाहरलाल नेहरू ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कही थी। उनकी बातें सुनकर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो हक्का बक्का रह गया था। कांग्रेस के लिए सोशलिस्ट एक ऐसा शब्द था जिससे उन्होंने दूरी बना रखी थी, लेकिन पार्टी के अंदर ही एक गुट ऐसा भी था जो इस विचारधारा से प्रभावित भी था। इसका समर्थन करने वाले कांग्रेस के युवा लोग थे, जिनमें सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख थे। 1928 में छात्रों से बात करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार किया था कि दुनिया को आपदा से बचाने के लिए सोशलिज्म ही एकमात्र उपाय है। इसके पहले 1927 में जवाहरलाल नेहरू अपने पिता मोतीलाल नेहरू संग रूस की यात्रा कर चुके थे। नवंबर क्रांति के 10 वर्ष पूरे होने को यादगार बनाने के लिए एक समारोह रखा गया था। भारत के कई लोग उस उत्सव में शामिल होने गए थे। उत्सव समारोह एक चर्च में रखा गया था। पास में ही मार्क्स की वो प्रचलित पंक्ति, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द पीपल, वो भी लिखी हुई थी। कम्युनिस्ट ने जार के महंगे फर्नीचर को सोशलिस्ट रूप देने के लिए उसे सफेद कपड़े से ढक दिया। खैर, रूस से प्रभावित नेहरू कम्युनिस्ट तो नहीं, हां सोशलिस्ट तक जरूर आकर अटके। जवाहरलाल कम्युनिस्ट की खूनी क्रांति के सिद्धांत और राजनीतिक रवैये से सहमत भी नहीं थे। इस पर उन्होंने विस्तार से अपनी राय रखी है। हाँ, वो मार्क्स की कुछ बातों से सहमत थे, लेकिन उन बातों को अपनाने का तरीका भारत में कैसे हो, इस पर नेहरू की राय बिल्कुल अलग थी। खैर, कांग्रेस के अंदर और बाहर भी सोशलिस्ट विचारधारा पलती रही और नेहरू भी उसके पक्षधर बने रहे। इस दर्शन को मानने वालों के लिए जवाहरलाल नेहरू एक प्रेरणा स्रोत थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन 1924 में और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हो चुका था। जहां आईएनसी की पहुंच गांव-गांव तक थी, वहीं कम्युनिस्ट पार्टी वैसे शहरों तक सीमित थी जहां बड़ी-बड़ी फैक्ट्री थी। वो अपनी विचारधारा की पहुंच दूर-दूर तक फैलाने के लिए कांग्रेस के नेताओं का सहयोग तलाश रहे थे। वहीं नेहरू कांग्रेस जैसे बड़े मंच को छोड़ना नहीं चाहते थे, साथ ही उन पर गांधी दर्शन का भी बड़ा प्रभाव था। इन सबसे परेशान होकर 1935 में वल्लभ भाई पटेल ने साफ कह दिया कि सोशलिस्ट पार्टी आईएनसी के प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू के नाम का इस्तेमाल कर उन्हें बदनाम कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर जवाहरलाल नेहरू को सोशलिस्ट विचारधारा से पोषित एक अलग पार्टी बनानी होती तो कांग्रेस से वो इस्तीफा दे देते। जब तक नेहरू ऐसा नहीं कर रहे हैं तब तक ये माना जाए कि नेहरू कांग्रेस के सिद्धांतों का समर्थन करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, गोविंद वल्लभ पंत, सी राजगोपालाचारी आदि सभी प्रमुख नेताओं का ये मानना था कि अभी विचारधारा की लड़ाई से देश की स्वतंत्रता की मांग हल्की पड़ जाएगी। एक बार आजादी मिल गई तो बाद में इस पर काम किया जा सकता है। 1936 में जवाहरलाल नेहरू फिर से आईएनसी के प्रेसिडेंट बने और उनके सोशलिस्ट के प्रति झुकाव को देखते हुए पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी से त्यागपत्र दे दिया। जवाब में नेहरू ने भी अपना इस्तीफा दे दिया। ऐसे में आईएनसी को अपने नए प्रेसिडेंट का चुनाव करना था। ऐसे में पटेल का नाम इस पद के लिए आगे आया। अब बीच बचाव का समय था और गांधी ने पटेल और नेहरू को समझाया। पटेल प्रेसिडेंट की दौड़ से पीछे हट गए और नेहरू ने सोशलिस्ट विचारधारा से दूरी बना ली। फिर क्या था? सब पहले जैसा हो गया था और नेहरू को ही आईएनसी का प्रेसिडेंट फिर से चुन लिया गया।